नमस्कार दोस्तों। अब मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ हूं और इस बार मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। आधे अधूरे वीडियो के बेसिस पर अपने कंक्लूजन मत निकालिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की पूरी प्रिपरेशन को चेंज कर सकता है। आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे नहीं प्रिपरेशन करनी, पूरी चीज को चेंज कर सकता है। आप लाखों रुपया देके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, लेकिन वहां पे भी आपको ये चीज नहीं बताई जाएगी। इसलिए बच्चों, तैयारी करने से पहले भी कुछ तैयारी ऐसी होती है जो आपकी प्रिपरेशन को ज्यादा इफेक्टिव बना देती है। ये जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये ज्यादातर कोचिंग्स के अंदर में डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि ये सब करने के लिए टीचर को भी और स्टूडेंट को भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। और टीचर जनरली जो होते हैं आजकल कमर्शियल सेटअप के अंदर में है, वो ज्यादातर ये काउंट करते रहते हैं कि आज उनके कितने आवर्स हो गए, आज उनका पेमेंट कितना बन गया। बहुत ज्यादा डायनेमिक पार्ट्स को इनकॉर्पोरेट करने में या बहुत ज्यादा स्टूडेंट के साथ मेहनत करने के अंदर में उनके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आजकल जो कमर्शियल कोचिंग्स हैं उसके अंदर में नहीं मिलता है। ओके। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 7-8 मिनट 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन ये आपके लिए पूरा एक चेंजर बनेगा, गेम चेंजर बनेगा आपके लिए। तो इस वीडियो के अंदर में बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि जो यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं उनका ट्रू नेचर क्या होता है। तो यहां पे मैंने एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाया है कि जनरली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी के पीछे जाते हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी के पीछे जाते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, या इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी फेलियर से आप एक इंटेलेक्चुअल रेजिलियंस की तरफ कैसे जा सकते हैं। तो इस फ्रेमवर्क को आप समझिएगा, केवल 10 मिनट में आपके लूंगा और इसके अंदर में आपको समझ में आ जाएगा। और मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आप जो है मेरे फोन नंबर्स दे रखे हैं, आप मेरे इन फोन नंबर्स के थ्रू भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा फोन नंबर है और यहाँ पे भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फोन नंबर। ये फोन नंबर है और आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। और इसके अंदर में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यूपीएससी जो होता है वो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करता है। ओके। चलिए, अब जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन जब कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन के अंदर में एक ट्रैप में फंस जाते हैं। और ये ट्रैप जो होता है बच्चों, वो ट्रैप होता है ट्रेंड का ट्रैप। हम ट्रेंड को ज्यादा देख रहे होते हैं कि पास के अंदर में कौन से एरिया से क्वेश्चन आए हैं, कौन से एरिया से क्वेश्चन नहीं आए, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। मतलब सब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी को बेसिस पे हम हॉट एरियाज जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने लगते हैं पास पैटर्न्स के बेसिस पे। तो बच्चों, ये यूपीएससी के अंदर में एक ट्रैप होता है। ओके। मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते, और इस 20 साल के एक्सपीरियंस के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी किसी भी पर्टिकुलर ट्रेंड को, पैटर्न को मेंटेन नहीं करता। इसलिए क्या होता है कि हर साल जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है प्री का, तो कई लोग कह रहे होते हैं कि यूपीएससी ने सरप्राइजेस दिए हैं, यूपीएससी ने ऐसा दिया है। कोई नहीं कह रहा होता कि पुराने जैसे पैटर्न की तरीके से आया है, पुराने जैसे उसके अंदर में आया है। तो और स्टूडेंट जो होते हैं इन इन पैटर्न्स के चक्कर में अपना पूरा साल बर्बाद करके चले जाते हैं। तो यूपीएससी के अंदर में फ्रीक्वेंसीज को नहीं चेक करना है। जो कई बार इंपॉर्टेंट एरियाज जो होते हैं उनको स्टूडेंट पहुंचते हैं कि सर इंपॉर्टेंट एरियाज बता दीजिए, वो भी नहीं होता। सिलेबस पढ़ना है और सिलेबस को पढ़ने का तरीका समझना है और क्वेश्चंस की एनालिसिस करनी है। तो कोई हॉट एरियाज की प्रेडिक्टेबिलिटीज नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको आप कुछ परसेंटेज के अंदर में कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए देखा जाए तो सारे ही हॉट एरियाज हैं और सारे ही कोल्ड एरियाज हैं। अगर आप अगर 1 साल का करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हैं, तो 1 साल के करंट अफेयर के अंदर में ऑलमोस्ट यूपीएससी के सिलेबस के सारे टॉपिक जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो अब बड़ा मुश्किल होता है कि कह पाना कि ये हॉट एरियाज है। ये देखिए, बच्चों के एडमिशन लेने के लिए लोग बोल सकते हैं, या कोई भी जना एडमिशन लेने के लिए, कोई इंस्टीट्यूट एडमिशन लेने के लिए इन सब चीजों के बारे में बोल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो रिलेटिवली अच्छी नहीं होती, और जनरली स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लमेटिक एरियाज की फॉर्म में बन जाते हैं। तो स्टूडेंट के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं इफ दे लुक टू द ट्रेंड पार्ट। मतलब जिसके अंदर में सब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसीज को वो देख रहे होते हैं,
हॉट एरियाज जो होते हैं उनको फाइंड आउट कर रहे होते हैं, पास पैटर्न्स को देख रहे होते हैं, तो दैट इज नॉट कंसिडर टू बी एज अ गुड अप्रोच। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है कि आप नेचर को समझने की कोशिश करिए। जब भी आपके सामने कोई प्री का क्वेश्चन या मेंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन को फ्रेम किस तरीके से किया गया है, इंटेलेक्चुअल स्किल जो है उसके अंदर में क्या टेस्ट की गई है, और जो उसके अंदर में डेप्थ रखी गई है वो क्या रखी गई है। अगर आप नेचर को समझेंगे तो आप ज्यादा इंटेलेक्चुअली रिजिलियंट होंगे, और अगर कभी सरप्राइजेस भी मिलेंगे तो आप उसको डील करके आ जाएंगे। तो एग्जाम जो होता है वो अनप्रडिक्टेबल होता ही है। यूपीएससी की फुल फॉर्म ही यही है, अनप्रडिक्टेबल सिविल सर्विसेज। मतलब यूपीएससी को अनप्रडिक्टेबल कहा ही जाता है। और जनरली ये अनप्रडिक्टेबिलिटी उनके लिए ज्यादा हो जाती है जो पैटर्न के ऊपर चल रहे होते हैं या ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे चल रहे होते हैं। और जो नेचर को समझ के चल रहे होते हैं उनको प्रिडिक्टेबिलिटी हो या अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी प्रिपरेशन को ही ऐसा बनाते चलते हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को रिजिलियंट बनाना चाहते हैं और इस ट्रेंड ट्रैप के अंदर में नहीं फंसना चाहते और अपना साल नहीं बर्बाद करना चाहते, तो नेचर को समझने की कोशिश करिएगा कि यूपीएससी में नेचर किस तरीके का है। अब देखिएगा एक चीज और समझिएगा कि ट्रेंड एनालिसिस जो होती है, मतलब हम प्रीवियस ईयर की फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे हम एक ट्रेंड एनालिसिस जब करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक फॉल्स सेंस ऑफ सर्टेनिटी जो होती है वो आपके अंदर में आ जाती है। अब पॉलिटी से इतने क्वेश्चन आए, एनवायरमेंट का एरिया बढ़ता जा रहा है, या ज्योग्राफी का एरिया कम हो रहा है, या ज्योग्राफी का एरिया बढ़ रहा है, मैपिंग से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ओके, अब होता क्या है कि यूपीएससी अपने एग्जाम को बनाती ही इस तरीके से है कि वो पैटर्न डिपेंडेंसी को बीट कर सके। उसका पर्पज ही यही है कि पैटर्न डिपेंडेंसी को बीट कर सके और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को, जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसको हाई रखे। प्रिडिक्टेबिलिटी अगर एग्जाम की हो गई तो फिर तो एग्जाम ही बेकार हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल जोन के अंदर में लैंड करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं कि यार यूपीएससी ने पिछली बार तो ज्योग्राफी के अंदर में इस तरीके का ये पूछा था, लेकिन इस बार तो ज्योग्राफी के अंदर में बड़े वाइल्ड तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए, अजीब तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए। बच्चों, ये आपकी प्रिपरेशन का फॉल्ट है, ये यूपीएससी का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि आप उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए प्रिपेयर ही नहीं है, क्योंकि आपने ट्रेंड पे प्रिपरेशन करी है और आपने नेचर पे प्रिपरेशन नहीं करी। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो हाईली प्रोडिक्टेड टॉपिक्स होते हैं वो डिसअपियर हो गए, और अनएक्सपेक्टेड एरियाज जो होते हैं वो पेपर में डोमिनेट करने लग जाते हैं। तो ट्रेंड जो होता है आपको एक ओरिएंटेशन तो दे देता है, लेकिन आपको कभी भी सर्टेनिटी नहीं देता। एक फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको आपकी प्रिपरेशन का दे देता है, लेकिन वो सर्टेनिटी जो होती है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एनालिसिस करिए, नेचर की क्वेश्चन की नेचर एनालिसिस करिए, क्वेश्चन के नेचर को समझने की कोशिश कीजिए, ना कि फ्रीक्वेंसी को देखिए। अब देखिए इसके अंदर में एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अंदर में इसके अंदर में अगर हम देखें तो एक जो ट्रेंड के बेसिस पे प्रिपरेशन करते हैं उनका एक कॉग्निटिव ब्रेकडाउन, मतलब उनका माइंडसेट किस तरीके का होता है। उन्होंने क्या करा, एग्जाम की तैयारी करी, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने एक पैटर्न बताया, बड़ी बड़ी सुंदर सी उन्होंने पीपीटी बनाई, पैटर्न बताया कि इतने क्वेश्चन यहां से आते हैं, इतने क्वेश्चन यहां से आते हैं, और आपकी प्रिपरेशन हम करा देंगे और आप आईएएस बन जाएंगे। तो अब मान लो सपोज करो एक पैटर्न देखा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बार बार पूछी जा रही हैं। नोटिस दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बार बार पूछी जा रही है, रिपीटेडली पूछी गई है। अब उसने ठीक है वो अपने एग्जाम को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया उसके बेसिस पे। अब उसने क्या करा, हेडक्वार्टर्स को मेमोराइज करना शुरू कर दिया, फाउंडिंग ईयर्स को मेमोराइज करना शुरू कर दिया, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनकी कौन कौन सी मीटिंग होती है, उन सबको मेमोराइज करना शुरू कर दिया, मीटिंग के आउटपुट क्या थे वो सब करने शुरू कर दिए। लेकिन यूपीएससी ने शिफ्ट कर दिया। यूपीएससी ने शिफ्ट क्या कर दिया कि प्लूरीलेटरल ग्रुपिंग डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। अब यूपीएससी ने क्या करा, उसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे डिफरेंट तरीके के उसकी फिलॉसफी पे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए। अब आ गए, सारा का सारा ट्रैप में आप फंस गए यूपीएससी के। उसने देखा कि आप तो ज्यादातर आर्किटेक्चर पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं कोर फिलॉसफी पे पढ़ने पूछ लेता हूं कि कोर फिलॉसफी को आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। तो अब वो क्या हुआ, वहां पे उसके साथ मोए मोए हो गया, जिसको आप लोग अपनी लैंग्वेज के अंदर में बोलते हैं कि मोए मोए हो गया उसके साथ। ओके, और उसका पेपर जो था वो कोलैप्स हो गया। अब वो क्या करेगा, दोबारा से उसी ट्रैप में फंसने का चांस होता है। अब वो क्या करेगा, इस पैटर्न को देखने लगेगा। ओके, अब यूपीएससी क्या करेगी, आपको दूसरे तरीके से क्वेश्चन बना के दे देगी। तो बेटा आप लोगों को
मेन चीज ये समझना है कि इस पर्टिकुलर ट्रैप के अंदर में आपको नहीं फंसना, क्योंकि जब तक आप ये ट्रेंड वाले चक्कर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप इसी वीसीएस सर्कल में घूमते रहोगे, और आपके चौथे पांचवें अटेम्प्ट तक भी आपको प्रॉपर पता नहीं चलेगा कि आपके कब पांचवा अटेम्प्ट हो गया और एज आपकी 29-30 के आसपास हो गई और आपके हाथ में कुछ भी नहीं। तो यूपीएससी के अंदर में 6 अटेम्प्ट होना ये अच्छी बात भी है, और एक तरफ से देखा जाए जो बच्चे सीरियस नहीं होते और या अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर नहीं बनाते हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक बात भी है, क्योंकि मैंने देखा है कि 30, 31, 32 साल के बच्चे हो जाते हैं और अभी तक उनका प्री तक नहीं निकला, या उन्होंने मेंस दिया है तो मेंस भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है उनका, और पूरी 32 साल की एज के बाद फिर वो स्टेट पीसीएस की तैयारी करना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि बाकी और कंपटीशन के लिए रेलिवेंट नहीं रह जाते। गवर्नमेंट के कंपटीशन के लिए तो अब स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करना है, फिर उसमें 3-4 साल जो होता है, इस तरीके से करते 35-36 साल की एज उनकी हो जाती है। और मेजर प्रॉब्लम इसी चीज की है कि वो अपनी प्रिपरेशन के अंदर में दिमाग को यूज नहीं करना चाहते, थिंकिंग को यूज नहीं करना चाहते, वो एक पैटर्न को देख रहे होते हैं, जैसे और लोग तैयारी कर रहे होते हैं वैसे ही उस पैटर्न के बेसिस पे तैयारी कर रहे होते हैं, भेड़ चाल की तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो होती है उसको कर रहे होते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध यही है कि इस ट्रैप से बचें और अपनी प्रिपरेशन को रिजिलियंट बनाएं, नेचर को समझने की कोशिश करें। अब देखो बच्चों, ट्रेंड एनालिसिस के अंदर में मैं दोबारा से आपको उसी बात को और रीअफर्म करके बता रहा हूं आपको कि ट्रेंड एनालिसिस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसके अंदर में पता चलता है कि आपको कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 90% पार्ट होता है यूपीएससी की डिमांड का या यूपीएससी को समझने का, वो उसके अंदर होता है। 90% जो होता है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग आर्किटेक्चर किस तरीके का है, उसने कीवर्ड्स जो हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द डायरेक्टिव कीवर्ड्स जो होते हैं उनको किस तरीके से यूज करा है उसने, कंसेप्चुअल डेप्थ जो है उसके अंदर में किस तरीके की पूछा है। तो नेचर एनालिसिस से हमें ये पता चलती है कि हाउ डज यूपीएससी थिंक, यूपीएससी सोचता किस तरीके से। इसलिए जब कभी भी आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, योजना पढ़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हैं, डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको नेचर एनालिसिस पता है तो आप आराम से आइडिया लगा सकते हो कि आपके सिलेबस के टॉपिक में से इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में किस तरीके के क्वेश्चंस को जनरेट किया जा सकता है। वो आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन आपके दिमाग में तुरंत एक बन जाता है कि यार ये जो है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इसकी कंसेप्चुअल डेप्थ जो है वो यूपीएससी ज्यादातर जो एक्सपेक्ट करता है किसी टॉपिक के ऊपर, जो कंसेप्चुअल डेप्थ होती है वो इस लेवल तक वो एक्सपेक्ट करता है। फ्रेमिंग आर्किटेक्चर जो होता है, क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग आर्किटेक्चर होता है वो किस किस तरीके से रखता है कि क्वेश्चन के कंपोनेंट कितने बनाता है, क्वेश्चन को किस तरीके से वो प्रेजेंट करता है क्वेश्चन को। तो जो उसका फ्रेमिंग आर्किटेक्चर होता है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे पता चलता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप ट्रेंड पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप थोड़ा बहुत ट्रेंड पे ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ट्रेंड के बाद वो केवल आपका 10% पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। अगर आप 10% पार्ट को लेके ही आप अपनी प्रिपरेशन को जा रहे हो तो आप ये मान के चलिएगा कि आप 10% ही प्रिपेयर्ड हो, और एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाले रीजन के अंदर में आप एंटर कर रहे हो, और चांसेस यही हैं कि आपका नुकसान हो जाए या आपका ईयर जो है वो बर्बाद हो जाए। आगे देखते हैं बच्चों। आगे अगर आप देखेंगे तो पीवाईक्यू का एक पैराडॉक्स है, मिस्टेक्स वर्सेस रियलिटी। ओके, अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मिस्टेक क्या क्या करते हैं, हम पीवाईक्यू को पढ़ते हैं और टॉपिक्स को आइसोलेट कर लेते हैं। ओके, अब इस कंडीशन में क्या होता है, टॉपिक्स को आइसोलेट कर लेते हैं पीवाईक्यू पढ़ते हुए, और इस कंडीशन के अंदर में क्या होता है कि आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपके आंसर राइटिंग की क्वालिटी आप अपनी नहीं रख पाते। अब रियलिटी के अंदर में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन के वर्ब मतलब उसका डायरेक्टिव वर्ड समझना है, एनालाइज, क्रिटिकल किस तरीके का है, कंपोनेंट्स को आपको समझने की कोशिश करना है कि उसके अंदर में स्कोप और लिमिट उसने क्या रखी है, अब क्वेश्चन के अंदर में एक्सप्रेस करने की लिमिट क्या रखी है, यानी कि कितने वर्ड के अंदर में रखा गया है, कितने टाइम फ्रेम के अंदर में आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सब्जेक्ट की कोर थीम उसने क्या ली है उसके अंदर में, और उससे रिलेटेड जो कंस्टेंट्स हैं, मतलब ये मैंने ऊपर भी डिस्कस करा, जो कंस्टेंट्स हैं वो उसने किस तरीके के प्रेजेंट करें। तो आपको डायरेक्टिव समझने हैं, सब्जेक्ट की कोर थीम क्या ली है, और इन सब के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके बैठिए और थोड़ी देर सोचिए उसके ऊपर। बच्चों, एक मैकेनिकल पर्सन की कहीं कोई जरूरत नहीं है, एक ऐसे पर्सन की जरूरत होती है जिसके अंदर में इंटेलेक्चुअल एडेप्टेबिलिटी होती है, जो अपने आप को एडेप्ट कर पाता है और जो सोच पाता है।
जो मैकेनिकल पर्सन होता है उसकी सिविल सर्विसेज के अंदर में कोई जरूरत नहीं होती। और ज्यादातर ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस के अंदर में फंस जाते हैं। बहुत रेयरली मैंने ऐसा देखा है इस तरीके की मैकेनिकल प्रिपरेशन करने वाले लोग या पैटर्न के बेसिस पर प्रिपरेशन करने वाले लोग अपना मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू, मेरी बात मैं जो बता रहा हूं उस पर भी अगर आपको डाउट है तो आप किसी भी टॉपर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, वो भी इसी बात को बताएंगे। अब पीवाईक्यू पढ़ के हम क्या करते हैं, एक माइंडसेट को डिकोड करते हैं, यूपीएससी के माइंडसेट को, उसकी कॉग्निटिव डिमांड क्या है, वो डेप्थ क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी हिडन एक्सपेक्टेशंस क्या है, और क्वेश्चन का जो वो आर्किटेक्चर बनाता है वो किस तरीके का बनाता है, कितने सारे एरियाज को कनेक्ट करके वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में अपनी चीजों को प्रेजेंट करता है। कई बार ये होता है कि क्वेश्चन को हाईली इंटरडिसिप्लिनरी बना देता है, कि आपसे एक मानसून का कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया, उससे वेरिएबिलिटीज का क्वेश्चन भी पूछ लिया आपसे, और एग्रीकल्चर रिजिलियंस जो होता है उससे भी क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया एक ही सेम क्वेश्चन के अंदर में। इसलिए आप देखोगे यूपीएससी के अंदर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के आ रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के अंदर में आ रहे हैं, उसका एडवांटेज यूपीएससी को ये होता है कि एक ही जगह पर तीन कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उसको वो टेस्ट कर लेता है। और ऑप्शनल के अंदर में तो बहुत ज्यादा करने लगा है, क्योंकि वो कोशिश ये करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस के एरियाज को कवर अप कर ले। तो वो एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर में तीन चार टॉपिक्स को मिक्स करके या इंटर रिलेटेड टॉपिक्स को मिक्स करके वो आपसे पूछ लेता है, और उसको एक आइडिया लग जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है और आप आगे रिकमेंड करने लायक हैं या आप रिकमेंड करने लायक नहीं है। अब इसके बाद अगर हम देखें बच्चों, तो यूपीएससी जो होता है, हम अपने कुछ प्रिंसिपल्स बना सकते हैं कि यूपीएससी इंटरलिंकेजेस को बहुत प्रेफर करता है, और यूपीएससी की बहुत स्ट्रॉन्ग मैं कहूंगा कि क्लोजनेस है विद द इंटरलिंकेजेस के साथ, कि ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट को कनेक्ट करेगा, एनवायरमेंट और इकोनॉमी को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, इथिक्स और गवर्नेंस को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस और टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, या आज की डेट में आप देखोगे एनवायरमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन को भी कनेक्ट कर रहा है। एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी हमारी बात चल रही है आज की डेट में। आप देखोगे एनवायरमेंट और गवर्नेंस, जिसमें क्लाइमेटिक फेडरलिज्म की बात चल रही है। तो इस तरीके के इंटरकनेक्टेडनेस जो होती है वो यूपीएससी को काफी पसंद है। आप सब्जेक्ट को साइलोस के अंदर में प्रिपेयर करोगे तो कभी भी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी। लेकिन जो रिजिलियंट एस्पिरेंट होते हैं वो ब्रिजेस बनाते हैं, कंसेप्चुअल ब्रिजेस जो होते हैं वो एक टॉपिक और दूसरे टॉपिक के बीच में बनाने की कोशिश करते हैं। फिर सेकंड प्रिंसिपल अगर हम देखें तो जो कीवर्ड का स्पेक्ट्रम होता है उसको आप मास्टरी करने की कोशिश करिए, कि डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली इवेलुएट। ओके, अब हर एक के अंदर में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ये डेकोरेटिव वर्ड्स नहीं है बच्चों, ये कभी भी डेकोरेटिव वर्ड्स की तरीके से नहीं होते, ये स्ट्रक्चर को बताते हैं, डेप्थ को बताते हैं, बैलेंस को बताते हैं, और आपके टोन ऑफ द आंसर जो होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए। अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो ये आपके साथ एक जेनरिक फेलियर होने का चांसेस रहेगा। जैसे डिस्कस हो गया तो मल्टी डायमेंशनल देना है आपको, एनालाइज करना है तो कॉज एंड इफेक्ट को ज्यादा ध्यान देना है, एंड कंपोनेंट्स को ब्रेक करके एंड रिलेशनशिप को दिखाना है, और कॉज एंड इफेक्ट को आपको देखना है, और क्रिटिकली इवेल्युएट करना है तो मेरिट्स और डीमेरिट्स जो होती हैं उनको आपको शो करना है, प्रॉस एंड कॉन्स को देना, और एक फेयर जजमेंट जो होता है वो आपको अपना क्रिएट करना होता है इन द केस ऑफ क्रिटिकली इवेल्युएट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बस आपको ये चीजें समझनी है। और जब आपके दिमाग में होगी तभी आप अपनी जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होंगे वो आप इन्हीं के हिसाब से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपका एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क बन जाएगा, एक मेंटल फ्रेमवर्क आपका बन जाएगा, और आप जो भी इंफॉर्मेशन लोगे उस फ्रेमवर्क के हिसाब से लोगे जो यूपीएससी का फ्रेमवर्क है। अगर हम थर्ड प्रिंसिपल पे आते हैं तो यूपीएससी में स्टैटिक और डायनेमिक का फ्यूजन भी देखा जाता है। जैसे जैसे एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट हो गया ज्योग्राफी का, और क्लाइमेट डिस्कोर्स हो गया, एक तरीके से डायनेमिक एरियाज हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज वेरिएबिलिटीज का हो गया। फिर इकोनॉमिक्स का हो गया एग्रीकल्चर रिजिलियंस या डिजास्टर डायमेंशन एग्रीकल्चर रिजिलियंस की हो गया। अब तीनों को कंबाइन कर देगा, और आपको कंबाइन करके क्या पूछा उसने, स्टैटिक और डायनेमिक का फ्यूजन बना दिया उसने। इस तरीके की हाउ डज क्लाइमेट चेंज ऑल्टर मानसून वेरिएबिलिटी एंड एग्रीकल्चरल रिजिलियंस। अगर आप ध्यान दें इस क्वेश्चन के अंदर में बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है इसके अंदर में, आप ध्यान दें कि हाउ डज क्लाइमेट चेंज ऑल्टर मानसून वेरिएबिलिटी एंड एग्रीकल्चरल रिजिलियंस, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो यूपीएससी के अंदर में पूछा गया है। तो स्टैटिक को डायनेमिक के साथ कैसे कनेक्ट करना है ये भी आपको आना चाहिए।
अब जनरली क्या होता है कि यूपीएससी डायनेमिक इवेंट्स को, आपको जो स्टैटिक फाउंडेशन होती है उसको डायनेमिक के साथ मर्ज करती है ताकि आपकी सही अंडरस्टैंडिंग का पता चले। क्योंकि अगर आप अदरवाइज क्या होगा, फाउंडेशन केवल फाउंडेशन, नॉलेज केवल नॉलेज के पर्पस के लिए रह जाएगी। अगर उस नॉलेज का कंटेम्परेरी सिचुएशन के अंदर में या कॉन्टेक्स्ट के अंदर में आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं जानते हैं, या उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ कैसे अप्लाई करना है, तो वो नॉलेज जो होती है वो यूपीएससी के पर्पज से बेकार हो जाती है। और यूपीएससी ऐसी नॉलेज को बहुत अच्छा रेट नहीं करता है, और नंबर्स भी जो होते हैं वो रिलेटिवली कम ही देता है ऐसी कंडीशंस के अंदर। तो एक डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो दो माइंडसेट स्टूडेंट लेके चलते हैं। एक तो ट्रेंड बेस्ड जो होता है, जो फ्रीक्वेंसी की तरफ चल रहा होता है, और एक नेचर बेस्ड जो होता है, जो फ्रेमिंग की तरफ चल रहा होता है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे की जाती है। टॉपिक्स के सेंट्रिक होता है, ये टॉपिक को सेग्रीगेट कर लेते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कम है। और ये क्वेश्चन सेंट्रिक होते हैं नेचर बेस्ड वाले, कि वो हर टॉपिक पे ये देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। मेथड्स इनके प्रोडिक्टिव होते हैं कि ये आएगा ये नहीं आएगा, और इनके मेथड होते हैं आए ना आए जैसा भी आएगा, बट वी आर एडेप्टिव। वी अगर एग्जाम के अंदर में हम जैसे भी होंगे, वी विल इमीडिएटली अडेप्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, बिकॉज वी हैव लर्न द थिंग्स थ्रू अ फ्रेमिंग पर्सपेक्टिव, वी हैव लर्न द थिंग थ्रू अ क्वेश्चन नेचर पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव लोड क्या होता है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स को याद करेंगे, मेमोराइजेशन बहुत ज्यादा रखते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स ये लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और ये साइकोलॉजी में वेल प्रूवन फैक्ट है कि कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो लंबे समय के लिए आपको याद रहते हैं इन कंपैरिजन टू द फैक्ट्स। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स की जरूरत नहीं होती, कई बार आपको अपने आंसर लिखने के लिए कुछ इंपैक्ट डेटास जो होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आपका ऐसा आ भी गया कि कौन सा नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, कौन सा नेशनल पार्क सबसे छोटा है, मान लीजिए आप नहीं याद करके गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दो क्वेश्चन जो आपको बहुत हैवी मेमोरी या हैवी डेटा पे बेस्ड होता है, मान लीजिए वो एक स्टूडेंट करके आ जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में वो गड़बड़ करके आ जाता है, या जब ट्रेंड से हटके पेपर आ गया तो उसके 60% क्वेश्चन तो वो कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसके लिए वो प्रिपेयर ही नहीं था। जैसे सी सेट के अंदर में कई बार होता है कि सी सेट में लोग कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, और पता चला अगले साल का पेपर जो था वो हैविली रीजनिंग बेस्ड आ गया, तो वो गलती हो जाती है, या वो फिर आपका ईयर बर्बाद कर देता है। कोचिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। रिलायंस किसका होता है, कोचिंग के अंदर में जो बताया जा रहा है बस उसमें देखिए, कोई भी कोचिंग को आप ज्वाइन करिए, उसका कंट्रीब्यूशन हार्डली 30% से ऊपर नहीं होता। 30% शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ आपसे। आपकी थिंकिंग, अगर आप थिंकिंग बीइंग है तो क्वेश्चन भी क्लास के अंदर में अच्छे पूछेंगे। आपका एक मेंटल फ्रेमवर्क बना हुआ है, तो आपकी जो प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन होगी वो भी अच्छी होगी औरों के कंपैरिजन के अंदर में। रिजिलियंस की बात करें तो सरप्राइजेस जैसे भी आ गए आप बिखर जाएंगे, लेकिन इनकी बात करें तो रिजिलियंट टू सरप्राइजेस की होगा। इनकी प्रिपरेशन काफी हद तक स्टैटिक रहती है, और इनकी प्रिपरेशन में डायनेमिसिटीज जो होती है वो देखी जाती है, डायनेमिक नेचर उनकी प्रिपरेशन के अंदर में देखने को मिलता है। अब इस तरीके से बच्चों हम अपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से अपने पॉइंट्स बना सकते हैं। और हम सपोज करिए कि हमने एक नॉर्थ पॉइंट बना लिया अपना, कि हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके अंदर में पूछा क्या क्या है, एक्सप्लेनेशन, कंपैरिजन, जजमेंट, कॉज एंड इफेक्ट। ओके, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर में किस तरीके की चीज जो है उसको उसने पूछने की कोशिश करी है। और उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप्स दे रहा हूं, और ये टिप्स जो होगी वो आपके लिए काफी इफेक्टिव बन सकती है अगर आप इस टिप्स को ध्यान देंगे। और ये टिप्स है आपकी, आप 4 C आप हमेशा अपनी प्रिपरेशन के अंदर में याद रखिएगा। देयर आर 4 C's। पहला सी है आपका, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं क्यूरियोसिटी। दूसरा सी, आज मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। दूसरा सी होता है आपका, पहला सी हो गया आपका क्यूरियोसिटी का, दूसरा सी हो गया कोरिलेट करना आप सीखिए, आप कंपेयर करना सीखिए, कंट्रास्ट करना सीखिए, और क्रिटिकल होना सीखिए। अगर आपके अंदर में क्यूरियोसिटी है तो ही आप पढ़ाई कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और बाकी जो 4 हैं आपके, कंपेयर, कंट्रास्ट, कोरिलेट एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट, ये आपके साइंटिफिक टेम्परामेंट को शो करते हैं। तो पहला तो आप डिमांड को समझिए, कीवर्ड को समझने की कोशिश करिए। ईस्टर्न पॉइंट अगर आप अपना बनाना चाहें, सदर्न पॉइंट अगर आप अपना बनाना चाहें, कि कितने एंगल्स को इंटीग्रेट किया गया है, हिस्ट्री के साथ क्या सोसाइटी को भी कनेक्ट किया गया है, इथिक्स के साथ क्या गवर्नेंस को, तो उन क्लस्टर्स को समझने की कोशिश करिए, और उनके लिए अपने ब्रिजेस को बनाने की कोशिश करिए, और अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करिए, ना कि रॉ मेमोरी पे। ओके, मींस
या कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जो रॉ मेमोरी को टेस्ट कर रहे हो, जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की डिमांड कर रहे हो। तो क्वेश्चन को ये समझिए कि ज्यादातर क्वेश्चन हालांकि अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं, इंटरप्रिटेशन पे होते हैं, एप्लीकेशन पे होते हैं और एनालिटिकल मैच्योरिटी पे होते हैं। तो इसको आप समझने की कोशिश करिए, और मैं जहां तक समझता हूं दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन। तो अल्टीमेट मीट्रिक की अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल एडेप्टेबिलिटी को आपको अचीव करना है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड करेंगे तो रॉ रिकॉल की कंडीशन होगी आपकी, डेटा डंप करेंगे दिमाग के अंदर में और पैटर्न को चेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आप इंटरप्रिटेशन को समझेंगे, एप्लीकेशन को लगाने की कोशिश करेंगे और एनालिटिकल मैच्योरिटी जो होती है उसको अचीव करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी रॉ रिकॉल को नहीं करता। रॉ रिकॉल का मतलब रिकॉल करो, लेकिन रिकॉल किस तरीके का कर रहे हो? क्या आप रिकॉल विद एप्लीकेशन कर रहे हो, लिंकेजेस के साथ रिकॉल कर रहे हो? रॉ रिकॉल का मतलब होगा कि एक इवेंट है, उसकी पूरी सीक्वेंस आपने लिख लिया, लेकिन उस इवेंट के औरों के साथ क्या कनेक्शन है, इस तरीके का रिकॉल है आपके पास या नहीं है? तो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, डेप्थ आपके अंदर में कितनी है, नॉलेज को लेके बैलेंस बना पाते हो नहीं बना पाते, या पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाते हो या पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाते हो, अपना एक बैलेंस बना पाते हो? थॉट्स की क्लैरिटी कितनी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने थॉट्स में खुद ही कंफ्यूज हैं, अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर में प्रॉपर जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव आइडियाज होते हैं वो आप प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप नेचर एनालिसिस कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो फ्यूचर प्रूफ बनने का चांस उसका ज्यादा है। और अगर आप नेचर एनालिसिस नहीं करते हैं तो आप यू मे फॉल इन अ ट्रैप एंड यू आर लाइकली टू लूज द ईयर। सो ध्यान रखिएगा, इसको एक छोटे से एक हम मेटाफर से, ट्रेंड एनालिसिस जो हो सकता है वो आपको ये बता सकता है कि ट्रेंड एनालिसिस में हेल्प यू टू गेस द बैटलफील्ड। ओके, गेस द बैटलफील्ड, लेकिन वो आपको प्रोडिक्शन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बना देता है। तो ट्रेंड इसी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में आपको बिट्रे कर सकते हैं। और नेचर को आप समझ के जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि जीतना किस तरीके से है, चाहे बैटल कोई भी हो, कहीं पे भी। तो इस तरीके से आप एक इंटेलेक्चुअली रिजिलियंट बन जाते हैं। इसलिए कहीं पे भी अगर आपको क्लास में आप पढ़ रहे हो, कोई टीचर आके ट्रेंड दिखाने लगता है कि इस एरिया पे क्वेश्चन नहीं आते, इस एरिया पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उस टीचर से ये क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा कि सर आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए अगले साल ये बदल गया तो कैसे होगा, अगर अगले साल नहीं आया तो कैसे होगा? आप 100% इस चीज को कह सकते हैं कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा? फिर दूसरी बात, मान लीजिए अगर प्रीलिम्स में नहीं भी आया तो मेंस में तो आ सकता है। मान लीजिए अगर प्रीलिम्स में नहीं आया तो मेंस में तो पूछा जा सकता है। और मेंस में क्या होता है कि वो स्टैंड अलोन टॉपिक ना पूछ के वो औरों के साथ कनेक्ट होकर पूछा जा सकता है। इसलिए बच्चों, नेचर को पढ़ना और ट्रेंड को अगर आप ध्यान देना है तो थोड़ा बहुत एक आइडिया ले सकते हो, बट ट्रेंड पे ज्यादा डिपेंडेंट होके एग्जाम पे मत जाना। मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करता था, वहां पे इसी तरीके की ट्रेंड की बातें की जाती थी। और वहां के जो मेंटर्स होते थे, जो वो मेंटर्स जो होते थे, वो जनरली टीचर्स को इसी चीज के लिए पुश करते थे कि आप ट्रेंड पे ध्यान दीजिए, इस पे तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, नहीं। फिर 2024 के अंदर में पेपर आया, सारा उनका ट्रेंड फेल हो गया। फिर उन्होंने एक नया ट्रेंड बना लिया कि अब इस पे क्वेश्चन आएंगे, अब मैप पे ज्यादा आएंगे। अब वो 2025 के अंदर में वो चला गया। अब 2026 में फिर उन्होंने नया ट्रेंड बनाया, अब 2026 के अंदर में वो चला गया। तो इस तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट और इस तरीके के लोग जो होते हैं वो केवल स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद करते हैं। और ऐसी कोचिंग से, ऐसे टीचर से बचने की कोशिश करिएगा। ज्यादा रील के या मोटिवेशन के लेक्चर में चक्कर में आके किसी टीचर का अंडर इंप्रेशन मत आ जाइएगा। आपका इंप्रेशन का पार्ट केवल एक ही होना चाहिए कि क्या वो आपको पीवाईक्यू के बेसिस पे या पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन कराता है या नहीं कराता, सिलेबस के इंटरलिंकेजेस को, ब्रिजेस को प्रॉपरली डेवलप करा पाता या नहीं करा पाता, या आपकी प्रिपरेशन को हाईली इन साइलोज जो होता है वो क्रिएट करता। तो ये आप अपने आप थंब रूल्स बना लीजिएगा किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने। थैंक यू। और मेरे से संपर्क करना हो, मैं पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हूं। और आप मेरे से अगर संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ में मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा।
थोड़ा सा अगर मैं इमीडिएटली रिप्लाई ना कर पाऊँ क्योंकि मेरी क्लासेस चलती रहती हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अपना नाम जरूर लिखिएगा और किस जगह से आप बात कर रहे हैं या कहाँ से आप ये इस वीडियो को देख रहे हैं ये जरूर मेंशन करिएगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, और अगर हो सके तो औरों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू।